नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। हम लोग आज शुरू करेंगे संस्कृत अनुवाद का दूसरा भाग। एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कर्ता के साथ क्रिया लगनी चाहिए तो कर्ता का भी एड्रेस हमने बताया था कि कोई भी कर्ता तीन ही जगह आपको मिल सकता है, या तो प्रथम पुरुष में, या तो मध्यम पुरुष में, और या तो उत्तम पुरुष में। क्यों अभिनव भैया? भाई कर्ता के तीन ही स्थान हो सकते हैं, या तो प्रथम पुरुष का कर्ता होगा, और या तो मध्यम पुरुष का कर्ता होगा, और या तो उत्तम पुरुष का कर्ता होगा। तीसरी कोई जगह कर्ता के लिए नहीं है। और यही एड्रेस क्रिया का भी था। क्यों? और इसमें फिर हम लोग एक वचन देख रहे थे, और द्विवचन देख रहे थे, और बहुवचन देख रहे थे। ठीक है, तो माने कोई भी कर्ता या किसी भी क्रिया का यही एड्रेस होगा। हम इन सबको यदि खाली मार दें, खाली खाली रखने, तो आप इसी में फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं पूरे अनुवाद में। नहीं भाई क्रिया होगी तो यहाँ पठति, पठता और पठंती होगा, और कर्ता होगा तो शाह हो सकता है, बालका हो सकता है, नायिका हो सकता है, चालका, बालिका, नायिका, कोई भी। यहाँ त्वम, युवाम और यूयम होगा यदि कर्ता होगा तो मध्यम पुरुष में ना, मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम होगा, और द्विवचन में युवाम होगा, और बहुवचन में, ये तो कर्ता का एड्रेस हो गया। और यदि हम यहाँ क्रिया फिलअप करें तो किसी भी धातु की क्रिया के मध्यम पुरुष में पठसी, मान लो पठ धातु लेते हैं तो पठसी, पठथा और पठत होगा। हम कुछ लिख नहीं रहे, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आपको बता रहे हैं कि इसी में कर्ता भी फिट होगा और इसी में क्रिया भी फिट होगी। तो पूरा खाली छोड़ दीजिए आप, इसलिए इसी खाली में जो भर लेगा इसका मतलब वो अनुवाद कर लेगा। इतना है ये इतने बताया गया था। क्यों कुलदीप भैया? और यहाँ अहम, आवाम, वयम ये कर्ता होगा, और क्रिया में हम 2000 क्रियाएं यहाँ भर सकते हैं। पठ भरें या गम भरें, लिख भरें, चल भरें। चल क्रिया यदि भरते हैं तो चलामी, चलावह, चलामह होगा। यदि खाने वाली क्रिया भरें तो खादामी, खादावह और खादामह होगा। यदि पढ़ने वाली क्रिया भरें तो पठामी, पठावह और पठामह होगा। ये सही बात है कि 2000 क्रियाओं का तो विकल्प है, लेकिन कर्ता का कोई विकल्प नहीं है। बोलो, यहाँ अहम है तो अहम पठामी, अहम खादामी, अहम गच्छामी, अहम लिखामी, अहम चलामी, अहम भवामी, अहम नयामी, अहम पश्यामि। देखो मैडम सब बोल रही हैं आगे आगे, समझ गए? अर्थात कर्ता अहम ही रहेगा, और 2000 वाक्य इसके आप कम से कम संस्कृत में बना सकते हैं लट लकार को लेकर ना। समझ में आ रहा है अभिनय भैया? तो क्या मतलब हुआ कि अर्थात यहाँ अहम, आवाम और वयम इसका कोई विकल्प नहीं है, और त्वम, युवाम, यूयम का भी कोई विकल्प नहीं है। बाकी पूरे विश्व में जो भी काम होगा त्वम और अहम के अलावा, वो सब कुछ प्रथम पुरुष में होगा। ठीक, तो अब ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि भाई प्रथम पुरुष का कर्ता कौन। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि जितने कर्ता की आप कल्पना कर सकते हैं वो अहम और त्वम को छोड़कर सब कुछ प्रथम पुरुष में होगा। ठीक, इस चीज को हम लोगों ने पहले पाठ में पढ़ा था। दूसरे पाठ में जाने के पहले हम आपको इसको दोहरवा रहे थे कि इसको आप दोहरा लेंगे, और ये जिसका जितना मजबूत होगा अनुवाद, मैंने आपसे कहा था कि 80% अनुवाद इतना ही है। इसके बाद तो छोटे छोटे नियम हैं कि भाई बिना आए तो तृतीया लगा देना, सह आए तो तृतीया लगा देना, किसी को देना हो तो चतुर्थी लगा देना, कहीं से अलगाव हो तो पंचमी लगा देना, किसी का संबंध हो तो षष्ठी लगा देना, कहीं पर अधिकरण या आधार हो तो सप्तमी लगा देना। ये तो कॉमन सी बातें हैं जो आप आगे लगाते रहेंगे, लेकिन हर जगह एक ही नियम लगेगा कि जो कर्ता जहाँ का होगा उसके साथ उसी स्थान की क्रिया लगेगी। दूसरा नियम आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो फिर एक नियम ये बढ़ जाएगा कि भाई यदि काम खाने की क्रिया लटलकार में हो रही वर्तमान काल में तो लटलकार का प्रयोग कर देना है। यदि वही खाने की क्रिया भविष्य में होने वाली है कि मैं खाऊंगा, जब मैं कुलदीप की बारात जाऊंगा तो यहाँ चाँप का नाश्ता खाऊंगा, तो जब जाऊंगा तब खाऊंगा, वो तो भविष्य की बात है, तो फिर भविष्य काल की क्रिया लग जाएगी। लेकिन जिस कर्ता के साथ जो क्रिया लगेगी, लकार बदलेगा, बाकी सब चीज वही रहेगा। यानी अहम है तो यहाँ भी पठामी है तो आगे पठिष्यामी हो जाएगा। अभी यदि खादामी है, अभी आप खा रहे हैं तो खादामी है तो आगे खादिष्यामी हो जाएगा भविष्य में। क्यों? लेकिन अहम के साथ चाहे खादामी हो
चाहे खादिष्यामि हो या अखादम हो या अपठम हो, भूतकाल में मैं पढ़ा था। मैं अभिनय जी से मैंने पूछा कि आप संस्कृत कब पढ़े थे, तो उन्होंने कहा मैं कक्षा 8 में संस्कृत पढ़ा था। ये भूतकाल में पढ़े थे। और अभी क्या करें, अभी पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी पढ़ेंगे, भविष्य में भी पढ़ेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अहम अपठम मैंने पढ़ा था, अहम पठामि मैं पढ़ रहा हूँ, और अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा। पर एक चीज आपने कॉमन देखी, यहाँ पर अहम नहीं बदला। जब आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं तब भी अहम पठामि ही बोल रहे हैं, अहम कर्ता वही है। जब ने आपने कहा कि हम अपठम, तो भी कर्ता में देखिए, कर्ता अहम अपठम में अहम ही था। और जब आप ये कह रहे थे कि हम पठिष्यामि, तो भी कर्ता अहम ही था। ये बात भी मैंने आपको उस दिन पढ़ाई थी प्रेम भैया, कि अहम कर्ता अहम पठामि और अहम, ये मकार न लिख के हम लिख दीजिए, अहम पठिष्यामि और अहम अपठम। तो एक चीज आपने कॉमन देख ली, अहम अहम अहम, कर्ता वही है। अहम पठामि माने मैं पढ़ता हूं, वर्तमान काल में है। और अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, और अहम अपठम मैं पढ़ा था। तो एक चीज आपने देखा कि कर्ता कभी नहीं बदला। ना तो कर्ता आपका वर्तमान में बदलेगा, ना तो भूत में बदलेगा, ना भविष्य में बदलेगा। इसका मतलब जो भूतकाल में पढ़ा था वो भी अहम ही था, मैं ही था, मैंने ही पढ़ा था कक्षा 8 में। जो भविष्य में पढ़ेगा वो मैं ही हूँ, और जो अभी पढ़ रहा वो भी मैं ही हूँ। तो जब मैं नहीं बदला, कक्षा 8 में आपने संस्कृत पढ़ी थी अभिनव जी, तो कौन थे वो? मैं ही था ना, आप ही पढ़ रहे थे ना कक्षा 8 में। और अभी कौन पढ़ रहा है? मैं ही पढ़ रहा हूँ। आगे कौन पढ़ेगा? इसीलिए अहम नहीं बदला। इसीलिए ये तो व्यवहारिक बात है, जो पहले पढ़ा था वो भी मैं ही था, जो अभी पढ़ रहा है वो भी मैं ही है, अहम 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 अहम, और जो आगे पढ़ेगा वो भी अहम ही होगा। इसलिए कर्ता ना तो वर्तमान का कर्ता अलग, भूतकाल का कर्ता अलग, भविष्य काल का कर्ता अलग, विधिलिंग का कर्ता अलग, लोट लकार का कर्ता अलग, आज्ञा का कर्ता अलग, चाहिए का कर्ता अलग कभी नहीं होगा। कर्ता वही रहेगा। ठीक हो गया? क्रिया बदलेगी। क्यों? क्योंकि आप कभी कहते ना क्रिया आपकी बदलती है। देखिए व्यवहारिक जीवन में जाएं तो क्रिया बदलती थी। आपने पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई खत्म हो चुकी है। तो पढ़ाई की खत्म होने की सूचना भूतकाल देता है, इसलिए भूतकाल की क्रिया आप प्रयोग करेंगे। यानी क्रिया काल की सूचना देगी। अब ना भैया, क्रिया आपके कर्म की काल की सूचना देती थी कि आपने कौन सा कर्म कब किया था, वर्तमान में किया था कि भविष्य में किया था कि भूत में किया था, कि किसी के आज्ञा देने पर किया था कि ऐसा करना चाहिए था। भाई आपने बोला कि भाई हम कक्षा 8 में संस्कृत पढ़े थे, तो हम बोले कि यार आपको और भी पढ़ना चाहिए था, आपको हाई स्कूल में भी पढ़ना चाहिए था, आपको बीए में भी संस्कृत पढ़नी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। तो ये तो मेरी सलाह है कि आपको ऐसा करना चाहिए था। तो इन बातों को यदि हम बोलें तो हमें विधिलिंग में बोलना चाहिए था। आपके पिताजी बोले होंगे कि अबे साले संस्कृत पढ़, तो बाप तो भाई आज्ञा देता है ना, गुरु आज्ञा देता है। तो गुरु आज्ञार्थक वाक्य बोलेगा कि तुम संस्कृत पढ़ो। मान लीजिए यही हम आपसे कहें तो हम थोड़ा प्रेम भैया से डरते हैं, तो हम इनसे ऐसे कहेंगे कि आपको पढ़ना चाहिए ना, आपको पढ़ना चाहिए। और हो सकता है पता नहीं भाभी कैसे बोलती हैं लोट लकार में कि विधिलिंग लकार में, ये तो वही बताएंगे, क्योंकि उनके लिए दोनों प्रशस्त है। पढ़ो ऐसा भी बोल सकती हैं, और आपको पढ़ना चाहिए ऐसा भी बोल सकती है। तो अब आपने 3 चीजें देखी कि एक चीज कॉमन हो गई कि कर्ता कभी नहीं बदलेगा ना। वो यहाँ अहम हो सकता है, या आवाम हो सकता है, या वयम हो सकता है। यहाँ त्वम, युवाम और यूयम हो सकता है, अथवा प्रथम पुरुष का कोई भी कर्ता हो सकता है। तो एक चीज मैं आपको पढ़ाने के लिए जो बात बतानी थी पूरी भूमिका में, वो ये बतानी थी कि कर्ता कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन क्रिया बदलेगी। यदि वो पढ़ने की क्रिया अभी हो रही है वर्तमान काल में, तो आपको लट लकार का प्रयोग करना है। इसीलिए हम लोग 10 लकार मानते हैं। माने संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 10 लकार क्यों माने गए? बोले कि टाइप ऑफ 10 टाइप से आप क्रिया कर सकते हैं।
10 प्रकार की क्रियाएं आप कर सकते हैं। भूतकाल में भी हमारे यहाँ कौन भूतकाल, एक ऐसा भूतकाल कि राजा दशरथ हुए थे। अब ये वाला भूतकाल बहुत दिन का है, तो हमारे यहाँ भूतकाल में भी 2-3 लकार हैं, भविष्य में भी 2-3 लकार हैं। यानी लकार क्रियाओं के काल की सूचना देते हैं, टाइम की सूचना देते हैं। तो कोई पूछे व्हाट इज लकार, तो आप बोलिएगा कि ये टाइम सूचक है, काल बोधक है लकार, काल की सूचना देते हैं बस। हाँ, जो भी आप अंग्रेजी में टेंस कह सकते हैं, मानिए केवल काल की सूचना देंगे कि भैया यह क्रिया राजा, अयोध्या के राजा राम हुए, या दशरथ आज से 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले महाराज दशरथ अयोध्या में पैदा हुए थे। अब ये इतना बड़ा भूत है, बहुत बड़ा भूत है, तो हम इसमें अभवत की जगह अभूत इत्यादि या बभूव लिट लकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे राजा हुए, तो हम इसलिए 5 लकारों को छोड़ देते हैं कि अभी आप यदि इन्हीं 5 लकारों में रहें तो हम सभी भूतकाल का प्रयोग केवल लंग से कर लेंगे। भविष्य काल में भी 2-3 प्रकार के भविष्य के लकार हैं, तो हम एक ही लकार आपको कह रहे हैं कि एक ही लकार में काम चलाइए, और लोट विधिलिंग, अब इसके बाद तो भूत हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, एक चाहिए के अर्थ में और एक आज्ञा के अर्थ में 5 लकारों से हम लोग काम चलाएंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात जो मुझे ये बतानी थी इसमें कि हमेशा यदि अहम है, तो मोटी मोटी बात है कि हमेशा अहम है तो वो उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी, वो चाहे लट लकार की क्रिया हो, चाहे भूतकाल की हो, चाहे भविष्यकाल की हो, चाहे लोट की हो, और चाहे विधिलिंग की हो। अब इन्हें भैया समझ गए सेंटेंस कैसा है, उसको देख करके, चूंकि भाई जो क्रियाएं हैं उनका रूप तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के लट लकार में भी होगा, लोट में भी होगा, विधिलिंग में भी होगा, भूतकाल में भी होगा, भविष्य काल में भी होगा। यानी क्रियाओं का एड्रेस एकदम राइट है। हम इसीलिए कोई क्रिया नहीं लिख रहे हैं इसमें, क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा होगा वैसी यहाँ क्रिया फिलअप होगी। नहीं, यदि हम ये कहें कि मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पठामी होगा, और मैं पढ़ूंगा तो फिर यहाँ पठिष्यामि होगा। क्यों गुरुजी? पठिष्यामि हो जाएगा ना। और मैं पढ़ा था तो यहाँ अपठम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपठम हो चाहे पठिष्यामि हो चाहे पठामी हो, इनका एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कर्ता कॉमन है, और एक चीज कॉमन है, क्या? इनका एड्रेस कॉमन है। राइट, इनका एड्रेस कॉमन है। अपठम भी उत्तम पुरुष एक वचन में है, पठिष्यामि भी उत्तम पुरुष एक वचन में है, और पठामि भी उत्तम पुरुष एक वचन में है, पठेयम भी उत्तम पुरुष एक वचन में है। समझ में आया? और जो भी एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अहम तो कॉमन है ही सबके साथ, 5 लकार या 10 लकार बोल लीजिए, 10 लकारों में अहम जब भी आएगा तो ये जो क्रिया होगी वो ये बताएगी कि भाई साहब यह कार्य वर्तमान में है कि भूत में है कि भविष्य में है कि आज्ञा में है कि चाहिए में है। तो जैसा हिंदी का सेंटेंस होगा वैसा ही आपको क्रिया अहम के साथ बैठा देनी है। सही हो गया? सेकंड स्टेज पढ़ा रहे हैं, ये आज दूसरा अनुवाद है। अब ना भैया समझ में आ रहा है? तो अब यदि मैं बोलूं कि मैं पढ़ता हूं, तो आप लट लकार में जाएंगे कि भैया लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ धातु की क्या रूप बनेगा। इसीलिए कहते हैं लोग रूप रटना पड़ेगा। क्यों रूप रटना पड़ेगा? यदि रूप नहीं रटेंगे तो जब मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूंगा कि मैंने पढ़ा था या मैं पढ़ चुका, तो आप फिर पठामी से काम नहीं चला पाएंगे। तो फिर आपको भूतकाल की क्रिया में जाना पड़ेगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, वहां जाना पड़ेगा। तो फिर आपको उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम मिलेगा, तो फिर अहम अपठम ऐसा अनुवाद आप कर देंगे। इसी सेंटेंस को मैं ऐसा कहूं कि भाई आज तो मन नहीं कर रहा है, सोमवार है, संडे को जरूर हम पढ़ूंगा, जब मैं संडे को खाली रहूंगा तो आपके पास आऊंगा तो मैं पढ़ूंगा। ये सब भविष्य काल के हैं। ना आप कभी खाली होंगे, ना आप कभी आएंगे, और ना आप कभी पढ़ेंगे। पर आप यदि ऐसा कहें कि सर आज तो नहीं पर कल मैं पढ़ूंगा, इसका मतलब फिर से मैं पढ़ूंगा ना, मैं पढ़ूंगा,
तो अहम तो वही है। अब आप पठामी से काम नहीं चला सकते, और ना तो ये भूतकाल की क्रिया है, भूतकाल का भी सेंटेंस नहीं है। हिंदी में जब आप कहते हैं कि मैं पढ़ूंगा, इसका मतलब आप भविष्य में पढ़ेंगे, तो हमें भविष्य काल के लकार यानी लट लकार में जाना पड़ेगा, और तब फिर रूप ढूंढना पड़ेगा कि उत्तम पुरुष के एक वचन में, चूंकि कर्ता अहम है मैं, तो आप उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया भविष्य काल की खोजेंगे, और इसीलिए आपको भविष्य काल वाला पठ धातु का रूप रटना जरूरी हो गया। आज मैं सिर्फ आपको ये सिखाने आया हूं कि क्यों रूप जरूरी है। इसलिए कि जब आपको लट लकार की अनुवाद करने होंगे वर्तमान काल वाले, तो पठति पठता पठन से काम चल जाएगा। क्यों गुरुजी? यदि यही आपको भूतकाल में करना होगा तो अपठत अपठताम अपठन वाला रूप रटना पड़ेगा, और यही यदि भविष्य काल में जाना हुआ तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति वाला रूप पढ़ेंगे, तो उत्तम पुरुष में बनेगा पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, और पठिष्यामि एक वचन का होगा तो हम फिर बोलेंगे अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। राइट हो गया, मैं पढ़ूंगा। अब समझ में आ रहा है? अब यही बात यदि मैं ऐसे कहूं कि तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तुम पठिष्यसि। क्यों आप तुम पठिष्यसि कह रहे हैं? क्योंकि तुम मध्यम पुरुष का है और एक वचन का है, और तुम पढ़ोगे ये भविष्य काल का सेंटेंस है, तो आप तुम पठसी नहीं बोल रहे हैं। तुम पठसी क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई ये तुम पढ़ते हो ये तो वर्तमान काल का सेंटेंस है, पर तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे ये भविष्य काल का है, तो आपको लट लकार की क्रिया पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, और तुम है तो पठिष्यसि लिखना पड़ेगा। राइट हो गया। प्रेम भैया ने एक बार कुलदीप से कहा कि यार तुम 2002 में हमसे पढ़े थे ना। 2002 में कब? 7 में पढ़े थे। तो ये कहेंगे भाई कि हाँ 2007 में हमने पढ़ा था, मैं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था। तो ये पढ़ा था कहाँ चला गया? भूतकाल में। 7 में पढ़े थे, अब नहीं पढ़े उसके बाद से। तो बोले कि सर जो आज आप अनुवाद पढ़ा रहे हैं ये हम 2019 में पढ़े थे ना। तो किसी ने कहा, कुलदीप भैया ने कहा कि नहीं नहीं, जब 2016 में जब अखिलेश की सरकार थी तब पढ़े थे। जब से योगी सरकार आई तब से पढ़ने का कोई झंझट नहीं है भाई, वैकेंसी नहीं आई तो नहीं पढ़े। तो आप इसको समझ गए, पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ूंगा। सब में मैं पढ़ा था, मैं पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ूंगा। तो आपको एक ही चीज कॉमन है, अहम कॉमन है। दूसरी चीज ये कि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कॉमन है। वो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया चाहे लट लकार में हो, यानी चाहे वर्तमान की क्रिया हो, चाहे भूत की क्रिया हो, और चाहे भविष्य की क्रिया हो, और चाहे लोट यानी आज्ञा की क्रिया हो, और चाहे चाहिए की क्रिया हो। सब क्रिया हमें उत्तम पुरुष एक वचन की ही चाहिए यदि आप अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो। राइट हो गया। आवाम का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया चाहिए। अब सेंटेंस देख करके डिसाइड करेंगे कि वर्तमान काल की चाहिए, कि भूतकाल की चाहिए, कि भविष्य की चाहिए, कि आज्ञा की चाहिए की। बोलिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए तो हमें विधिलिंग की द्विवचन चाहिए ना। तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो, ये तुम सब जाएगा बहुवचन में मध्यम पुरुष के। तो हमें अच्छा पढ़ो ये आज्ञा है, कोई गुरु आज्ञा दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे आज्ञार्थक यानी लोट लकार की मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया चाहिए। इसका अनुवाद बनाने में करता तो वही रहेगा, तुम युवाम यूयम। आप समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी बोलो मत, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना कि हम किस सेंटेंस में किस लकार के पास जाएंगे। देखिए हर लकार के पास अपना खजाना है। आप लकार पहचानना सीख जाइए, 5 लकार में फिर आप खोज लीजिए भैया कहाँ जाएंगे। समझ में आया? बालक पढ़ता है, कहाँ जाएंगे आप? प्रथम पुरुष में जाएंगे, एक वचन में जाएंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन से पहले कर्ता लेंगे, तो ये बालक ही बता रहा है कि मैं प्रथम पुरुष हूं, एक वचन हूं। क्योंकि बालक ना तुम है ना अहम है। यदि तुम होता तो मध्यम पुरुष होता और अहम होता तो उत्तम पुरुष होता। बालक ने यह बता दिया कि मैं प्रथम पुरुष हूं, और बालक पढ़ता है तो एक वचनांतता की सूचना मिल गई। इसका मतलब
प्रथम पुरुष चाहिए और एक वचन। और अब क्रिया कैसी चाहिए, तो आपने देखा पढ़ता है, इसका मतलब लट्लकार में जाना है। तो क्या अनुवाद बनाएंगे, बालकः पठति, कोई दिक्कत नहीं। बालक पढ़ा था, बालक पढ़ा था, बोलिए गुरुजी। बालकः, क्यों आप अपठत कह रहे हैं? हाँ, आप भूतकाल को पहचाने तो अपठत में एक चीज और पठत में एक चीज कॉमन है। दोनों प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, पर एक चीज अलग है, एक वर्तमान काल की है, एक भूतकाल की है। राइट, स्थान वही है, पर एक वर्तमान काल की है और एक भूतकाल की। ठीक है, इसी सेंटेंस को देखिए, हम दो अनुवाद बनाए, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ा था, बालक पढ़ेगा। बालक पढ़ेगा अनुवाद बताइए, बालका पठिष्यति। तो पठिष्यति अपठत और पठत में एक चीज कॉमन है, क्या क्या? कर्ता कॉमन है और इसका एड्रेस कॉमन है, इसका स्थान कॉमन है। बस अंतर एक चीज का है कि पठति वर्तमान काल की क्रिया है, अपठत भूतकाल की क्रिया है, और पठिष्यति ये भविष्य काल की क्रिया है। पूरा अनुवाद आप पढ़ा दिए, रोज रोज नहीं पढ़ाएंगे प्रेम भैया, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया? तो बालका कॉमन है लट लकार में भी, भूतकाल में भी, यानी वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों में कर्ता कॉमन है। और तीनों में प्रथम पुरुष का एक वचन कॉमन है, प्रथम पुरुष का एक वचन। और दोनों जगहों में कर्ता की दृष्टि से भी प्रथम पुरुष एक वचन में बालका है, और क्रिया की दृष्टि से भी तीनों क्रियाएं प्रथम पुरुष की हैं और एक वचन की हैं। पठति भी, पठिष्यति भी, अपठत भी। कोई दिक्कत? पठति, पठिष्यति और अपठत, यानी आप ये कहें कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का एक ही एड्रेस है। पर एक चीज अलग है कि पठति वर्तमान काल की सूचना दे रही है, अपठत भूत की सूचना दे रही है, और पठिष्यति भविष्य की सूचना दे रही है। और इसी को हम कहें बालक को पढ़ना चाहिए, तो बालका पठेत। पठेत भी कॉमन है, यह भी प्रथम पुरुष है और एक वचन है। बस चाहिए था, इसलिए पठत से काम नहीं चला, अपठत से भी काम नहीं चला, पठिष्यति से भी काम नहीं चला। तो आप विधिलिंग के पास गए, उसने आपको एक क्रियापद दी, प्रथम पुरुष एक वचन। विधिलिंग के पास गए कि भैया हमको बालक को पढ़ना चाहिए, ऐसा अनुवाद बनाना है, और चाहिए वाला अर्थ विधिलिंग का है। चाहिए वाला अर्थ, तो विधिलिंग ने पूछा कि हमारे पास 9 लोग हैं, कौन चाहिए? तो आपने कहा कि भैया कर्ता बालका है, तो विधिलिंग ने कहा कि ले लो, पठेत ले, पठेत ले। समझ में आया? अब मान लो आप तुम को लेके जाते कि भैया कर्ता हमारे पास तुम है, तो विधिलिंग पूछता कि ले लो, मध्यम पुरुष का एक वचन ले, पठे ले। तो वो ये पूछेगा, हर लकार आपसे पूछेगा कि कर्ता कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रथम पुरुष का कर्ता है बालक। तो फिर पूछेगा कि बालक एक है कि दुई है कि दुई से ज्यादा है, क्योंकि प्रथम पुरुष में 3 स्थान है, एक एक वचन का, एक द्विवचन का, एक बहुवचन का। राइट है? तो हर लकार आपको अपने आप बता देगा, कभी अनुवाद गलत नहीं होगा यदि आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो। समझ में आया? यही चीज आप ऐसे कहें कि भाई बालक पढ़ो, बालक पढ़ो, तो अब ये आज्ञा दे रहा है, तो बालका पठतु। अब देखिए, बालका चाहे पठत हो, चाहे बालका पठेत हो, चाहे बालका पठति हो, चाहे बालका अपठत हो, चाहे बालका पठिष्यति हो, एक चीज कॉमन है कि पांचों सेंटेंस में बालका ये कर्ता कॉमन है। हाँ या ना बोलिए? तो फिर क्रियाएं अलग अलग हैं, क्यों? क्योंकि हर क्रिया, एक क्रिया वर्तमान की सूचना देती है, इसलिए हम बालका पठत कहते हैं। यदि इसी को भूतकाल में कहना हो तो हम बालका अपठत कहते हैं, इसी को भविष्य में कहना हो तो हम बालका पठिष्यत कहते हैं, इसी को चाहिए में कहना हो तो हम बालका पठेत कहते हैं, और इसी को पढ़ो ऐसा आज्ञा देनी हो तो हम बालका पठत कहते हैं। अब इन फिर से देखना, पठत में, अपठत में, पठिष्यत में, पठतु में और पठेत में एक चीज कॉमन है कि सब पठ धातु हैं और सब प्रथम पुरुष का सब एक वचन है। क्यों? क्योंकि बालका भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। राइट हो गया? यदि आप बालका पठंत कहते हैं तो गलत कर रहे हैं,
क्योंकि बालकः प्रथम पुरुष का तो है, पठंत भी प्रथम पुरुष का है, लेकिन एक बहुवचन है और एक एकवचन है, यानी वचनगत दोष भी नहीं करना है। बालकः के साथ पठति ही रहेगा, बालकौ के साथ पठता ही रहेगा और बालकाः के साथ पठन्ति ही रहेगा। यानी हमें पुरुष के साथ साथ वचन को भी देखना है, पुरुष के साथ साथ हम ये नहीं कि त्वम पठस भी सही है, त्वम पठथः भी सही है, त्वम पठथ भी सही है, नहीं। एक चीज सही है कि त्वम मध्यम पुरुष है, लेकिन पठथः के साथ त्वम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें युवाम पठता, युवाम करता उसका डिसाइडेड है, यूयम के साथ पठत डिसाइडेड है। तो ये 90% गलती मानी जाएगी, 10% आपका सही मान लिया जाएगा यदि आप त्वम पठत कह देते हैं, पठत बहुवचनांत है, तो इतना ही सही हो सकता है कि भैया मध्यम पुरुष की कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया तो है, लेकिन 90% गलती मानी जाएगी, चूंकि आपने एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया झोंक दी है। समझ में आ गया? तो हमें दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, एक पुरुष और एक वचन, एक पुरुष और एक वचन, राइट। एक चीज और बताता चलूं आपको, लिंग का कोई भेद नहीं है। अभिनय भैया, यदि हम कहें बालकः पठति, बालक पढ़ता है, और बालिका पढ़ती है, बालिका पठति, और वो पढ़ता है, अरे बोलो, तो भी किन्नरा पठति। आप राइट समझ में आ गया है? हम यहाँ पठति कह रहे हैं, आपको एक चीज बता रहे हैं आखिरी, कि यहाँ लिंग का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब बालक पढ़ रहा है तो भी क्रिया पठति है, जब बालिका पढ़ रही है तो भी क्रिया पठति है, और जब किन्नर कोई पढ़ रहा है तो भी क्रिया पठति है। अभी ना भैया समझ गए? यानी लिंग का असर क्रिया पर नहीं पड़ता है, चाहे बालक पढ़े, चाहे बालिका पढ़े, और चाहे न बालक पढ़े न बालिका, बीच वाला पढ़े। प्रेम भैया समझ गए? किन्नर अखाड़ा लगा, कभी जाके दर्शन कर लीजिएगा। अरे मौका ला के उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका आशीर्वाद लगता है बहुत। समझ में आ गया? तो ये भी कॉमन चीजें नोट कर लीजिएगा। अर्थात हम ये कहें, अब ये समझ में आ गया, तुम पढ़ते हो, अनुवाद करिए, तुम पठसी, और अपनी दुल्ही को कहिए तुम पढ़ती हो, अनुवाद करिए। नहीं बोलिए, हाँ लाइन चल रहा है तो क्या दिक्कत है, बोलिए। तुम पठसी, देखना अनुवाद देखिएगा, तुम पढ़ते हो, क्या बनाया, तुम पठसी, और तुम पढ़ती हो, तुम पठसी। यानी हमारे यहाँ लिंग का कोई भेद नहीं, खासकर क्रिया में। अब यहाँ बड़ी मजेदार बात एक और, कर्ता में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मजेदार बात देखी, तुम पठसी, कर्ता भी तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ते हो। जब लड़का को आप तुम कहते हो तो भी तुम ही कहना है, और जब लड़की को कहते हो तो भी। अभिनव भैया मजेदार बात है, हैं? तुम दोनों पढ़ते हो, कुलदीप भैया, अभिनय भैया, तुम दोनों पढ़ते हो, क्या अनुवाद करेंगे, युवाम पठथा, और तुम दोनों पढ़ती हो। देखो मजेदार बात, मजेदार बात समझ में आई? चाहे तुम दोनों पढ़ते हो पुल्लिंग में कहें, चाहे तुम दोनों पढ़ती हो स्त्रीलिंग में कहें, अर्थात तुम युवाम यूयम के लिए तुम शब्द कॉमन है। और तुम दोनों पढ़ते हो, यदि वो वाले ताली वाले आ जाएं, नाचने वाले, तो भी वही रहेगा। हाँ नहीं कहा बता, अभिनय भैया पूछा है कि गुरुजी उनका क्या होगा, तो इसी लगे हाथ, आप उनका भी जान लीजिए। हाँ, यदि दोनों किन्नर हैं, दोनों छक्के हैं जिनको आप कहते हैं, तो भी आपको यही शब्द बोलना है। आप पढ़िएगा त्वम, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, और चाहे लड़का लड़की के बीच का हो। राइट हो गया? ये भी कॉमन बात समझ में आ गई। आइए अहम में, मैं पढ़ता हूँ, अनुवाद करिए, मैं पढ़ता हूँ, और आप बोलिए, हाँ मैं पढ़ती हूँ। मान लीजिए अनु जी बोले तो क्या बोलेंगे, अहम पठामि। तो एक चीज और भी कॉमन हो गई कि अर्थात तुम और अहम, ये लड़का लड़की और पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग सबके लिए कॉमन है। मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, या उन लोगों का, किन्नरों का मैं पढ़ता पढ़ती जो भी बोलें वो, उसमें कुछ पढ़ता वाले भी रहते हैं, कुछ पढ़ती वाले भी रहते हैं, पर रहेगा अहम ही। राइट हो गया? यानी त्वम और अहम
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक ही शब्द होगा। आप ये कह सकते हैं कि सर कैसे जानेंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है? तो भैया ये तो जिसका अनुवादवा करोगे वो सेंटेंसवा रहेगा ना। मैं पढ़ता हूँ रहेगा तो भी हम पठामी करे, पढ़ती हूँ रहेगा तो हम पठामी, वही रहेगा। अब मान लीजिए कहीं आप लिखा है कि सर संस्कृत में लिखा है सब चीज़ें, तो हम उसका हिंदी में अनुवाद करना हो तो पढ़ता करूँ कि पढ़ती करूँ अहम पठामी का, तो वो तो सेंटेंस जैसे मान लो कि सीता एका बालिका आसीत सा नित्यम पठती, तो अब वहाँ सा के आधार पर आप पढ़ती करेंगे। और सा एकस्मिन दिने उक्तवती कि अहम अद्य न पठामी। अब देखिए कथानक राधा सीता का चल रहा था, यहाँ जो अहम आया वो मैं नहीं, आज मैं नहीं पढ़ूंगी, अद्य अहम ना पठामी। तो आप फिर वो उस के आधार पर जो सेंटेंस चल रहा है, जो गद्यांश चल रहा है, जो कथा चल रही है, जो कहानी चल रही है, उससे आपको डिसाइड करना होगा कि भाई साहब ये भाई पहले तो उसका संज्ञा पद होगा ना कोई, तब आप उसका उस तरह से अनुवाद कर देंगे। समझ में आ गया? पर एक चीज आपने कॉमन देख ली कि त्वम और अहम ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान कर्ता भी रहेगा और क्रिया भी समान रहेगी। क्रिया तो आपने पूरे में देखा कि पठती है, बालका पठती, बालिका पठती, मित्रम पठती। मित्रम नपुंसकलिंग में है। एक बार मैं ऐसे पढ़ा दिया कि मित्रम नपुंसकलिंग में है, तो एक साथी खुद याद दिया दूसरे को कि यार तुम हमारे मित्र हो, तुम नपुंसक हो। नहीं, मित्र शब्द नपुंसकलिंग में है। आपका मित्र पुल्लिंग हो सकता है, जैसे प्रेम भैया के मित्र स्त्री भी हो सकती है जिसको गर्लफ्रेंड कहते हैं तो मित्र शब्द नपुंसकलिंग में है, लेकिन जो आपका मित्र है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कोई भी हो सकता है। हाँ, प्रेम शब्द स्वयं नपुंसकलिंग है, लेकिन प्रेम नपुंसक नहीं है। ये बड़ी खास बात है। ये एकदम राइट बात आपने, ये प्रेम, प्रेमणी, प्रेमाणी ऐसा चलता है। प्रेम शब्द में, भविष्य में, लोट में, विधिलिंग में, किसी भी लकार में जाएंगे अहम और त्वम कभी नहीं बदलेगा, और क्रियाएं केवल लकार की सूचना देंगी, लिंग की सूचना नहीं देंगी। फिर साहब बहुत अच्छा शब्द कभी कभी निकल जाता है हमारे मुंह से, अच्छा लिख लिया करिए। क्रिया हमेशा, लिखो मत, ऐसे सुन लीजिए, दो दो कान भगवान दिया, बस फेंके ना कि कान से सुन के कान से निकाल दे। समझ में आ गया? क्रिया कभी भी लिंग की सूचना नहीं देती। क्रिया केवल समय, हाँ लकार यानी समय का बोध कराएंगे कि भैया पठती है तो पठत बता देगा कि मैं वर्तमान काल में हूं, अपठत बता देगा कि मैं भूतकाल की क्रिया हूं, पठिष्यति कहेगा कि भैया मैं भविष्य की हूं, पठत कहेगा कि मैं लोट का हूं, मैंने आज्ञा की क्रिया हूं, और पठेत सिर्फ ये बताएगा कि चाहिए के अर्थ में हूं। बस इससे ज्यादा वो चाहे तुमको पढ़ना चाहिए, कोई पति अपनी पत्नी को कहे तुमको पढ़ना चाहिए, या पत्नी मान लो भाभी जी प्रेम भैया को कहें कि तुमको पढ़ना चाहिए, वो कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए में आपको पठेत, पठेताम, पठेयु ही लगाना है। राइट हो गया? यानी क्रिया कभी भी लिंग की सूचना नहीं देती है, क्रिया केवल काल की सूचना देती है। त्वम और अहम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सभी जगह प्रयोग किए जाएंगे। त्वम और अहम ये जो कर्तृपद हैं ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सभी में प्रयोग किए जाएंगे, और पूरी क्रियाएं काल की सूचना के बाद वही क्रियाएं जो पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रही हैं, पठति, पठता, पठन्ति, वही स्त्रीलिंग में और वही नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होंगी। यानी बिना लिंग का भेदभाव किए बगैर सेम क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि जब कुलदीप पढ़ रहे होते हैं तो भी पठन क्रिया हो रही होती है, और जब अनु जी पढ़ रही होती हैं तो भी पठन क्रिया होती है। क्रिया में कहीं से कोई फर्क नहीं है, पढ़ने की क्रिया समान है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में। इसीलिए क्रिया वाणिनि ने अपने यहाँ क्रिया भी समान की कि चाहे कोई लड़का पढ़े, चाहे लड़की पढ़े, चाहे किन्नर पढ़े, सबके लिए पढ़ने की क्रिया समान, इसलिए पठति, पठति, पठति। बालका भी पठति, बालिका भी पठति, और वो लोग भी पठति। राइट हो गया? पठत के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कर लेंगे यहाँ तक? आज आपने पढ़ा, आज की कक्षा में यह पढ़ा आपने कि भाई साहब लिंग भेद के बिना क्रिया का प्रयोग करेंगे, त्वम और अहम इन कर्ता का प्रयोग हमेशा सबके साथ करेंगे, और एड्रेस केवल सही जानते रहें तो उसका अनुवाद बड़े आराम से किसी भी लकार में यानी किसी भी काल में किया जा सकता है। वर्तमान काल का यदि अनुवाद हो तो हमें लट लकार के पास जाना चाहिए। यदि अनुवाद भूतकाल का है तो हमें अपठत, अपठताम, अपठन इस लंग लकार में जाना चाहिए। उससे पूछना चाहिए, आप अपने सेंटेंस से ही पूछो कि बालक पढ़ रहा है
कि तुम पढ़ रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। फिर पूछिए कि भाई मैं केवल अकेला पढ़ रहा हूँ कि हम दोनों पढ़ रहे हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ रहे हो कि तुम दोनों पढ़ रहे हो कि तुम सब पढ़ रहे हो। केवल बालक पढ़ रहा है कि दो बालक पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। चूंकि आप पहले पुरुष डिसाइड करें और पुरुष के बाद वचन डिसाइड करें। अभिनय भैया, किसी भी सेंटेंस में पहले पुरुष और वचन डिसाइड हो जाए तो क्रिया का भी पुरुष और वचन डिसाइड करना है। और किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे अभिनय भैया, तीन चीजें क्या याद करेंगे? तीन चीजें। एक तो वो किस काल का है, और एक वो किस पुरुष का है, और एक वो किस वचन का है। काल, पुरुष और वचन से आपका अनुवाद बनेगा। काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आज्ञा वाला, चाहिए वाला, कौन सा काल है, तभी तो हम उस लकार में जाएंगे। पुरुष में पूछे कि भैया प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष का। फिर वचन पूछे कि एक वचन का है कि द्विवचन का है कि बहुवचन का है। सही है भैया? काल, पुरुष, वचन कभी नहीं भूलना है। काल, पुरुष, वचन। पढ़ता है कि पढ़ता था कि पढ़ेगा कि पढ़ो कि पढ़ना चाहिए। पहले तो काल डिसाइड होगा कि भैया हम लट के पास जाएं कि लोट के पास जाएं कि बिजलिंग के पास जाएं कि लंग के पास जाएं कि लट के पास जाएं, किस काल की क्रिया के पास जाएं। तो ये काल बताएगा कि किस लकार का रूप चलाएं, किस लकार का रूप पढ़ें, इसमें किस लकार की क्रिया लगेगी। अभिनय भैया ध्यान से सुनना, दोबारा फिर वाणी निकल जाएगी तो दिक्कत होगी। केवल इतना ही समझना है। हो सकता है आज की कक्षा में आपको ये लगे कि आप तो कुछ पढ़ोगे नहीं किए। ये वो बेस है जो पूरे अनुवाद की आधारशिला है। और पूरे आप अनुवाद पांचों लकारों की आधारशिला यही। आप खुद बोले आधारशिला नहीं है भाई। पांचों लकारों में आप क्या खोजेंगे? पहले काल, कि हम पठति पठता पठंति पढ़ें कि पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति में जाएं कि अपठत अपठताम अपठन में जाएं कि पठत पठताम पठंतु में जाएं कि पठेत पठेताम पठेयु में जाएं। ये तो बिना काल डिसाइड के नहीं हो पाएगा ना। सेंटेंस बताएगा, आपका हिंदी का सेंटेंस बताएगा कि आपको किस लकार की क्रिया का प्रयोग करना है। काल में पहुंचिए, फिर पूछिए कर्ता कौन सा है। प्रथम पुरुष का है, यदि बालक है, बालिका है, सह है, सा है, भवान है, भवती है, इस तरह का कोई है तो मतलब प्रथम पुरुष का है। यदि तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो तो मतलब मध्यम पुरुष में जाना है। पहले तुम डिसाइड कर लो पुरुष कि भैया मध्यम पुरुष, फिर वचन डिसाइड करना ना भूलना। काल, पुरुष और वचन, इन तीनों के आधार पर 10 लकारों के सभी अनुवाद आप एग्जैक्ट करोगे सही सही। सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि सेंटेंस वर्तमान का होता है, हम क्रिया भूत की लगा देते हैं या भविष्य की लगा देते हैं। सेंटेंस भूतकाल का है और हम पठति लगा देते हैं। दूसरे प्रकार की गलती होती है कि बालका पठामि कह देते हैं या अहम पठति कह देते हैं। अहम पठति, मैं पढ़ता हूँ, हम पठति। किस प्रकार की गलती है? ये पुरुषगत गलती है। पठति और पठामि एक वचन का दोनों है। पठत भी एक वचन का है, पठामि भी एक वचन का है, पठस भी एक वचन का है। तो ये वचनगत दोष नहीं है। आम पठत में वचनगत कोई दोष नहीं है। एक वचन की क्रिया आपने लगाई है, बिल्कुल राइट। पुरुष, ये पुरुष की गलती है कि आपको एक वचन की क्रिया उत्तम पुरुष की लगानी चाहिए। जब आप कहते हैं कि बालका पठामि, अनुवाद सही है वचन की दृष्टि से। बालका पठामि सही है वचन की दृष्टि से। क्या गलती हुई? पुरुष की गलती हो गई। किसकी गलती हो गई? तो आप अपने अनुवाद को चेक करिए कि कालगत, पुरुषगत और वचनगत मेरा अनुवाद सही है कि नहीं। हमारा काल सही लगा है, लट लकार भूतकाल भविष्यकाल ये सही लगा है जो सेंटेंस पूछ रहा है। और ये फिर पूछे कि हम पुरुष के अनुसार हैं कि नहीं। प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया है कि नहीं, जांच करिए और देखिए। फिर पुरुष जब सही लगे आपको तो लिखिए कि वचन सही है कि नहीं। 3 चीज़ों से आप अपना अनुवाद खुद जांच लीजिए। बालकौ पठति आपने लिखा है तो आप पूछिए कि बालकौ क्या है, तो आपको पता चलेगा प्रथम पुरुष का द्विवचन है। फिर पठति को पूछिए कि हमने बालकौ के साथ पठति किया है, ये कहाँ का है, तो उत्तर आएगा कि प्रथम पुरुष का एक वचन है। आप अपने से गलती पकड़ ली, अरे गड़बड़ा गया, बालकौ के साथ पठति हो गया। कैसे गलती थी? वचनगत दोष था। यानी आपका काल भी सही था, पुरुष भी सही था, वचन गलत था। समझ में आ गया? आपने कहा तुम पठति, तुम पठति, अनुवाद कर दिया तुम पढ़ते हो, तुम पठति, किसकी गलती? पुरुष की गलती। पठति एक वचन है, तुम भी एक वचन है, यानी वचन सही है, पुरुष गलत। और अनुवाद क्या है कि भाई तुम पढ़ते हो,
लट लकार की आपने क्रिया लगाई है पठती, ये भी सही है, यानी काल भी सही है और वचन भी सही है, पुरुष गलत हो गया। तो तीन ही जगह गलती हम करते हैं, या तो काल को लेकर मैं पढ़ूंगा तो हम कह देते हैं हम पठती, इसका मतलब आपने कालगत गलती कर दी। मैं पढ़ूंगा, आपको पठिष्यामि में जाना चाहिए तो हम पठामी कह दिया, आपने गड़बड़ा गया। भविष्य काल का सेंटेंस था, वर्तमान काल की क्रिया प्रयोग कर दी, कालगत गलती है। मैं आपको ये आज बता रहा था कि हम तीन ही जगह गलत कर सकते हैं, या तो कालगत माने वर्तमान, भूत, भविष्य, आज्ञा और विधिलिंग ना, इन जगहों पर कालगत गलतियां होंगी कि हम ये कहें कि भाई मुझे पढ़ना चाहिए और कहें कि हम पठामी। तो आप पठामी ये वर्तमान काल का है, पढ़ना चाहिए, चाहिए वाली क्रिया लिखनी चाहिए थी, आपने कालगत गलती कर दी। कैसी गलती कर दी? कालगत। तो कालगत कहें या लकारगत कहें, काल ही लकार है, तो लकार पुरुष और वचन, काल को कोष्ठ में लकार लिख लीजिए, तो तीन ही गलतियां हो सकती हैं। सही लकार का चुनाव ना करना, सही पुरुष का चुनाव ना करना और सही वचन का चुनाव ना करना, बस तीन ही गलतियां कर सकते हैं प्रेम बाबू। तो आप समझिएगा, चुनाव का माहौल है, यदि आप कहीं कोई गलत पार्टी, गलत पुरुष और गलत वचन पकड़ लिए तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो बिना आप सब समझदार हैं तो पार्टी वालों को भी जमानत न जब्त कराइए। ये देखिए कि सही आदमी, पुरुष, सही पुरुष, सही कैंडिडेट, सही पुरुष को चुनना है आपको। अब ये मत पूछने कि सर आप सही बता दो, सबका अपना दिमाग है, अपना अपना सही देख लो भाई सही कहाँ पे होगा, पर अनुवाद इसी तरह गलती होगी। माने काल, ये जो समय है, समय की परिस्थितियों को समझिए, समय क्या डिमांड कर रहा है अभिनय भैया, समय क्या मांग कर रहा है, उस समय के अनुसार पुरुष को चुनिए, समय के अनुसार। हाँ, किस 21वीं शताब्दी में किसकी जरूरत है ऐसा पुरुष कोई चुनिए, हैं, और फिर सही वोट है, वचन माने वोट। हाँ, तो मैं अनुवाद पढ़ाते पढ़ाते आपको ये सीख दे दिया कि तीन ही जगह हम गलती करते हैं, लकारगत, पुरुषगत और वचन। मेरे ख्याल से आज बहुत हो गया, अभिनय भैया पसीना पसीना हो गए, सोचे कि सर एक दिन में सबना पढ़ा दीजिए। तो कुलदीप जी हमारे सामने बैठे थे, प्रेम भैया बैठे हैं, प्रेम भैया के मित्र साहब हैं, आनंद जी हैं, अन्नू जी हैं, उनके मित्र हैं, और ये प्रेम भैया की सहेली हैं। सारे लोग अनुवाद में हमारे साधन बने पढ़ने पढ़ाने। भाई आप नहीं होते तो हमें पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें आप ठीक से भरेंगे। और काल, पुरुष और वचन, आज का होमवर्क ये है कि आप पांचों लकारों में सेंटेंस बनाइए कि आप ये तीनों चीज़ें चेक करिए कि कालगत, पुरुषगत और वचनगत गलती नहीं हो रही। बिना कोई अनुवाद दिए मैं कह रहा हूँ, भाई पठ धातु ही ले लीजिए, तो आप इसको पांचों लकारों में बनाइए, केवल कर्ता क्रिया का प्रयोग करिए, कर्म की कोई जरूरत नहीं। कर्ता क्रिया जितना मजबूत हो जाए तो आप कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपने बालक को लिया, बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, तो ये बार आपने पांचों लकारों में किया था, इसके पहले पांचों लकारों में किया है। हाँ, तो बस सब में आप काल, पुरुष और वचनगत दोष ना होने पाए ये करना है, काल, पुरुष और वचनगत दोष। तो आप ऐसा करिएगा, क्रियाएं लिखिएगा। पहले क्या लिखेंगे? पठती, पठसी, पठामी, और इनके आगे आप सिर्फ कर्ता जोड़ते जाइएगा। तो कर्ता बदल बदल के जोड़िएगा, तुम और हम में कर्ता बदल नहीं सकते, यहाँ हर बार बदलेंगे, कभी साह, कभी सा, कभी भवान, कभी भवती, कभी बालिका। तो आप केवल क्रिया से कर्ता मिलाइए। पहले आप ऐसे लिखते रहेंगे ना, बालिका पठती, अब पठती हैं तो आगे आप साह, भवान, भवती, बालिका ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे वाली कक्षा में हम आपको संख्या का अनुवाद सिखाएंगे कि यदि एक बालक जाता है, कि दो लड़कियां जाती हैं, तीन लड़के जाते हैं, पांच लड़कियां गाती हैं, इस प्रकार के अनुवाद आ जाए तो हम कैसे संख्या का अनुवाद करेंगे, अभी बिना कर्म और करण संप्रदान अपादान की चर्चा किए बिना। जितना आपका ये फिट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उतना अच्छे से आप अनुवाद, मुश्किल से 15-20 कक्षाओं में आप बहुत अच्छे से अनुवाद कर लेंगे। इसकी फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है। और आज के होमवर्क में आपको खूब सारी क्रियापद याद करनी है। क्या करने? क्रियापद। अब चूंकि ये बहुत बड़ा काम है, हसति हसता हसन्ति, फिर हसति का अहसत अहसताम अहसन, फिर हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति, आप समझ पा रहे हैं?
फिर हसेत हसेताम हसेयु विधिलिंग में हसतु हसताम हसंतु। तो बिना कुछ किए हुए आप खूब सारा क्रियापद 5 लकार में कम से कम 10-20 ठो क्रियापद ऐसी जो क्रियापद कोष्टक यहाँ दिया गया है उसमें से आप 5 लकारों की क्रियापद लिख लें और उसी को बार बार प्रैक्टिस करें। एक जैसी क्रियाएं एक बार आप लिख लेंगे फिर पढ़ेंगे, बहुत आसान, बहुत ही आसान, इतना आसान कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा बन सकता है। जैसे पठति पठता पठन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति, चलति चलता चलन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, नयति नयता नयन्ति, पिबति पिबता पिबन्ति, हसति हसता। देखिए एक जैसा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ रफ जरूर आपका काफी खर्च होगी, लेकिन फिर भी आप लिखिए, ठीक है। तो ऐसी 10-20 क्रियाओं का कल तक में 10-20 क्रियाओं का 5 लकार आप लिख के आइए। इसके बाद मैं करता बताता जाऊंगा, आप फट से लिख देंगे, मैं अनुवाद बोलूंगा आप तुरंत कर देंगे। यदि आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देख करके अपनी इतिश्री मान रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यह 10% हमारा पढ़ाना और 90% आपका प्रैक्टिस। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो केवल 10% ये वीडियो आपके लिए सहयोगी होगी। हो सकता है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पर सच्चाई यही है, अनुवाद पढ़ाने की चीज़ नहीं है, अनुवाद अभ्यास की चीज़ है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास कर लेंगे उतना अच्छा अनुवाद आपसे बनेगा। अभिनय भैया, अब आपका आज का पूरी रात और कल 4-4:30 बजे तक आप इसको केवल धातु रूप पढ़िए। केवल क्या पढ़ेंगे? अब 5 लकार में हस धातु, लिख धातु, खाद धातु, पा धातु, पीने की, जाने की, खाने की, नहाने की, धातु रूप लिख लीजिए। 10, 20, 25 हो गया। जिस दिन आप धातु रूप पढ़ लिए और इसमें कुछ नहीं करना, हम आवाम वयम और त्वम इवाम यूयम और सबका बालका बालको बालका, बालिका बालिके बालिका, लता लते, बस एक पहला वाला कर्ता के लिए इतना काफ़ी है। रूप इसका भी रटना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए तो आप धातु रूप पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य धातु। और कोशिश करूंगा कि मैं आपको मुख्य धातुएं भी बता दूं, खासकर जो ऑनलाइन वाले हैं। ऑफलाइन साथियों के लिए तो वो पत्रक दे दिया गया है जिसमें इंपॉर्टेंट धातुएं लिखी हैं, तो वो इंपॉर्टेंट धातुएं आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्ते श्रोताएं। राजा दयितां दयालुः